दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हो सकता है सबसे खराब रिइंकार्नेशन? एक टॉयलेट सीट? हाँ, शायद यही सबसे खराब रिइंकार्नेशन हो सकता है और इस कहानी का स्टोरी इसी के इर्द गिर्द है। यहाँ हमारे प्रोटोगनिस्ट का रिइंकार्नेशन एक टॉयलेट, मेरा मतलब पेपर में होता है, लेकिन ये टॉयलेट पेपर नहीं बल्कि एक बुक। ये सब हुआ उस महान रिइंकार्नेशन किंग ट्रक्कुन की वजह से, जिसने हमारे प्रोटोगनिस्ट को एक बुक में बदल दिया। और वो कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक ग्रिमवार थी, जादुई ज्ञान से भरी हुई। पहले तो वो कंफ्यूज्ड हो गया, सोचा कैसे कोई इंसान किताब में बदल सकता है। पर इस नए जीवन में उसे अपना गोल मिल गया था, हर एक सिंगल लूजर को एक महान जादूगर बनाना। उसका मानना था कि एक लेजेंडरी जादूगर को तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कोई उसके कवर को खोले और उसके बॉडी को देखकर जादुई ज्ञान पा सकता है। धन्यवाद उस किताब को, जिसके कारण कमजोर इंसान भी 7 सिर वाले सांप को हरा सकते थे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जादू का सही इस्तेमाल करने के लिए सभी को किताब के हर आदेश का पालन करना पड़ता था। उसने हजारों स्टूडेंट्स को जादू सिखाया, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा स्मार्ट नहीं था। 1000 सालों के इस सफर में उसे कभी कोई स्मार्ट शिष्य नहीं मिला। फिर भी वो गर्व महसूस करता है कि उसने इतने सारे शिष्यों को तैयार किया। हालांकि इस दौरान उसने अपने रीइंकार्नेशन के स्ट्रेस को उन पर निकाल भी लिया, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा कि एक इतनी महान और यूनिक किताब आखिर बार बार एक ही जगह कैसे वापस आ जाती है। हर बार उसके ओनर की मौत के बाद वो खुद को फिर उसी लाइब्रेरी में पाता है। 300 साल बीत चुके हैं। उसने आखिरी बार 300 साल पहले किसी को जादू सिखाया था। अकेलेपन से तंग आकर उसने फैसला किया कि अब उसे फिर से किसी को जादू सिखाना है। पहले तो वो चिल्लाकर लोगों से कहता, कोई मुझे पढ़े, लेकिन अब उसने गुस्से में आकर कुछ तीखे शब्दों में मांग की कि उसे कोई पढ़े। तभी उसकी किस्मत चमकती है। लाइब्रेरी में एक लड़का आता है जो कुछ किताबें लौटाने आया था। लड़का कुछ किताब ढूंढ रहा है और किताब चौंक कर मन ही मन बड़बड़ाती है। ये मौका हाथ से नहीं जा सकता। किताब उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए किसी को उसके संपर्क में आना पड़ेगा। तभी लड़का किताब को उठाता है। लड़के की इस हरकत से ग्राइमी हैरान रह जाता है। ग्राइमी कहता है, ए लड़के, इधर देख। लड़का डर जाता है और इधर उधर देखकर कहता है, तुम कौन हो, कहां से बुला रहे हो? किताब जवाब देती है, अबे लड़के, यहाँ। किताब खुद को ग्रिमोयर के रूप में पेश करती है। मेरा नाम है ग्रिमोयर, महान जादुई किताब। डर के मारे लड़का और भी घबरा जाता है। फिर किताब थोड़ा शरारती होकर कहती है, जल्दी से मेरा कवर खोलो और मेरे नंगा शरीर को देखो। लड़का हिचकते हुए किताब खोलता है, लेकिन सारे पन्ने खाली होते हैं। तभी जादुई इंसिडेंट होती है। पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं और लड़के के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है। ग्रिमोयर घोषणा करती है, अब समय आ गया है कि तुम साधारण जादूगरों के स्तर से ऊपर उठो और महान बनो। किताब के पन्नों पर लड़के का फोटो दिखने लगते हैं। लड़का पूछता है, ये क्या है? ग्रिमोयर जवाब देती है, ये वो दृश्य हैं जो तुम इस यात्रा में देखोगे। लड़के को झूठे वादों और हसीन सपनों में फंसाकर किताब उसे महान जादूगर बनाने की उम्मीद जगाती है। हालांकि सच तो यह है कि लड़के में कोई मैजिक पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ग्रिमोयर ने मन बना लिया है, वो इस लड़के को महान जादूगर बनाएगी, चाहे जो हो। लड़के ने सोचा और फिर बोला, मुझे जादूगर नहीं बनना। ग्राइमी चौंक गया। जैसे कोई सेल्समैन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हड़बड़ाता है, वैसे ही ग्राइमी लड़के को मनाने के लिए बेचैन हो गया। फिर से सोचो, युवा लड़के, मैं तुम्हें अब तक का सबसे महान जादूगर बना सकता हूं। लेकिन लड़के ने फिर मना कर दिया, मैं जादूगर नहीं बल्कि एक नाइट बनना चाहता हूं। ग्राइमी के पास अब शब्द नहीं बचे। उसने सोचा, यह तो गलत ग्राहक है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, चाइना जो भी हो। ग्राइमी चिल्लाया, तुम जादू के लिए बने हो, तलवारबाजी के लिए नहीं। लड़के ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता? ग्राइमी ने झूठ बोला, मैं तुम्हें देखता रहा हूं। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। ग्राइमी किसी भी कीमत पर उसे अपना ठिकाना बनाना चाहता था। चलो एक समझौता करते हैं। मैजिक सोर्ड्समैन बनो, एक हाथ में तलवार और दूसरे में जादू। इस पर लड़के का चेहरा खिल उठा। यह तो सच में कूल लगता है, उसने कहा। आखिरकार उसने ग्राइमी को अपनाने के लिए हामी भर दी। ग्राइमी खुशी से चिल्लाया, तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? मेरा कवर खोलो और एक लेजेंडरी मैजिक सोर्ड्समैन बन जाओ। 300 साल का इंतजार खत्म हुआ। लड़के ने किताब खोली।
जैसे ही उसने एक खास पन्ने पर हाथ रखा, किताब के ऊपर एक जादुई गोला बना और एक सुनहरी छाप हवा में तैरने लगी। ग्राइमी और लड़के के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जो लड़के की मौत तक उन्हें बांध देगा। ग्राइमी अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। आखिरकार 300 साल बाद मुझे फिर से एक जादूगर को प्रशिक्षित करने का मौका मिला। लेकिन तभी लड़का घबराते हुए बोला, ग्रिमोire, मैंने अपना विचार बदल लिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं जादू सीख सकता हूं। ग्राइमी हैरान रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़का शर्माते हुए बोला, असल में मैं एक नाइट फैमिली से हूं। अगर उन्हें पता चला कि मैं जादू सीख रहा हूं तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। मुझे माफ कर दो। ग्राइमी का धैर्य टूट गया। निकाल देंगे तो निकाल देंगे, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? क्या तुम्हें अपने पिता से डर लगता है? हां, लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। ग्राइमी गुस्से में फट पड़ा। अगर तुम मुझसे जादू सीखोगे तो तुम अपने पिता से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। अगर वो तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उन पर जादू का इस्तेमाल करो। लड़का दहशत में आ गया। मैं अपने पिता पर हमला क्यों करूंगा? ग्राइमी निराश होकर बड़बड़ाने लगा। 300 साल, मैंने 300 साल इंतजार किया। क्या यह सब बेकार था? हालात को शांत करने की कोशिश में लड़का बोला, मैं तुम्हें अकादमी के किसी और छात्र से मिलवाता हूं। तुम उनके साथ नया अनुबंध बना सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो नया तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेजेंट ओनर की मौत ना हो जाए। ग्राइमी ने ताना मारा, तुम जैसे निकम्मे को नाइट बनने का सपना देखना चाहिए भी नहीं। अब लड़के का धैर्य जवाब दे गया, तुम पागल किताब, तुम्हें मुझे कोसने का कोई हक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने जबरदस्ती किया था, और वैसे भी तुम बस एक पीस ऑफ पेपर हो जो एक फ्यूचर नाइट को नीचा दिखा रहा है। लड़के ने उसे वापस शेल्फ पर पटक दिया। तुमने 300 साल इंतजार किया है तो मेरी मौत तक और कर लो। ग्राइमी उसे रोकने की कोशिश करता रहा। रुको, वहीं रुको, लेकिन उसके आदेश बेअसर थे। अब ग्राइमी को एहसास हुआ कि वो फिर से फंस गया है। अब मुझे फिर से इंतजार करना पड़ेगा, उस कमीने की मौत तक। और फिर गुस्से में ग्राइमी बड़बड़ाने लगा, सर पटक कर मर जाओ। जैसे उसकी बदुआ सुन ली गई हो, एक कागज का टुकड़ा लड़के के पैर के नीचे आ गया। लड़का फिसल गया और उसका सिर जमीन पर लग गया। ग्राइमी की बद्दुआ पूरी हुई। चौंक कर उसने देखा, क्या सच में वो मर गया? एक अजीब और हास्यास्पद कारण से चाइना की मौत हो गई। यहां तक कि ग्राइमी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी बद्दुआ इतनी जल्दी सच हो जाएगी। चाइना का शव मिलने में आधा दिन लग गया। लड़के के शरीर को जल्द ही ले जाया गया और शाम तक लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया। ग्राइमी ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा था कि शायद वह अब इस उबाऊ जगह से निकल सकेगा। बेशक उसे थोड़ा दुख हुआ कि लड़का इतनी कम उम्र में मर गया, लेकिन उसकी मौत ने ग्राइमी के 300 सालों का इंतजार खत्म कर दिया। अब जब उसका कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहा तो वह जल्द ही कहीं और टेलीपोर्ट होने वाला था। अब की बार कहां जाऊंगा, उसने सोचा। शाही महल की ग्रैंड लाइब्रेरी, कोई बदबूदार अंडरग्राउंड स्लम, या फिर किसी बाजार की घटिया शेल्फ। उसे बस उम्मीद थी कि यह जगह यहां से बेहतर होगी। और तभी ख्यालों में खोए ग्राइमी को अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। इतनी रात को कौन? उसने खुद से पूछा। लाइब्रेरी तो पहले ही बंद हो चुकी थी। फिर उसने सुना किसी के ताले से छेड़छाड़ करने की आवाज। यह चाबी का क्लिक नहीं था, कोई जबरदस्ती ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। ग्राइमी ने अंदाजा लगाया, इतनी सफाई से ताला खोलने वाला कोई मामूली चोर नहीं हो सकता। दरवाजा चरमराया और एक सफेद बालों वाला लड़का अंदर आया। वह अकादमी का छात्र लग रहा था। ग्राइमी ने मन ही मन कराहते हुए सोचा, पहले एक अनिर्णायक वॉनबी नाइट और अब एक चोर। मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन कोई बात नहीं। ग्राइमी को पता था कि इतनी रात को कोई भी सिर्फ मजे के लिए लाइब्रेरी में नहीं घुसता। लड़का साफ तौर पर कुछ ढूंढ रहा था।
उसने शेल्फ दर शेल्फ चेक करना शुरू किया। ग्राइमी ने उसे ध्यान से देखा। ज्यादा वक्त नहीं लगा यह समझने में कि लड़का उसे ही ढूंढ रहा था। और फिर ग्राइमी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब लड़के ने उसका नाम पुकारा। क्या? ग्राइमी उत्साहित हो गया। उसने लड़के का ध्यान खींचने के लिए आवाज करने और हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका वक्त खत्म हो रहा था। ग्राइमी को 1 मिनट के अंदर कहीं और टेलीपोर्ट होना था। बेताबी में उसने चिल्लाया, इधर देखो, यहाँ हूं। लेकिन लड़का उल्टी शेल्फ पर ढूंढ रहा था, ग्राइमी की पुकार से पूरी तरह अनजान। समय हाथ से फिसल रहा था। ग्राइमी बेचैन होकर चिल्लाया, इधर देखो, मुझे पढ़ो। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इस उम्मीद में कि लड़का उसे नोटिस कर ले। तभी उस लड़के ने देखा कि उसके पीछे से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह रोशनी ग्राइमी से आ रही थी। ग्राइमी टेलीपोर्ट करने वाला था। लड़के ने स्थिति को तुरंत समझा और तेजी से किताब को पकड़ने के लिए दौड़ा। ग्राइमी ने घबराते हुए चिल्लाया, जल्दी कवर खोलो। जैसे ही घड़ी ने ठीक आधी रात का घंटा बजाया, लड़के ने आखिरी सेकंड में ग्राइमी को खोल लिया। ग्राइमी इस इंपीरियल फैमिली एकेडमी में 300 साल से था। सही गिने तो यह उसका किताब के रूप में 1,09,561वां दिन था। लेकिन पहली बार उसने एक ही साइकिल में 2 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था। अब कहानी पर वापस आते हैं। लड़का पूरी तरह से थक चुका था, जो भी उसने किया था उसके बाद। रुको 1 मिनट, माय मिस्टेक। यह सफेद बालों वाला लड़का असल में एक लड़की थी। ग्राइमी ने यह सराहा कि वह बिना मैजिक सर्विलांस डिवाइसेस के पकड़े और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए यहाँ तक पहुंची। फिर ग्राइमी फिर से चमका। किताब के अंदर से वह अपने ह्यूमन फॉर्म में बाहर आया। देखने में वह 1000 साल का बूढ़ा आदमी नहीं लगता था। ग्राइमी ने कहा, बच्चे, मुझे अपना नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम राइली है। उसने फिर पूछा, तुम्हारा फैमिली नेम क्या है? लड़की थोड़ी हिचकिचाई और बोली, मेरा कोई फैमिली नेम नहीं है। ग्राइमी हैरान होकर बोला, कोई फैमिली नेम नहीं है? फिलहाल इसे नजरअंदाज करते हुए ग्राइमी ने अगला सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस लाइब्रेरी में हूं? और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यह भी पता था कि मैं आज के बाद गायब हो जाऊंगा। आखिर में तुमने मेरी आवाज भी सुनी। ग्राइमी की आवाज टेलीपैथिक थी, जो केवल कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूटिव या जिसके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट में होता वही सुन सकता था। जब तक कि कोई ड्रैगन या स्पिरिट जैसे मैजिक पावर को पहचानने वाला क्रिएचर न हो, एकेडमी का एक अपेंटिस इतनी कॉम्प्लेक्स मैजिकल फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता था। लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता। यह सुनकर ग्राइमी चुप रह गया। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी आवाज बिना जाने कैसे सुन ली? लाइब्रेरी में हुए एक एक्सीडेंट के बारे में सुना था और इधर उधर घूम रही थी। तभी मैंने एक मैज को कुछ बड़बड़ाते सुना। ग्राइमी गहराई से सोचने लगा। उसने उसकी बातों पर गौर किया। उसकी थ्योरी के अनुसार यह लड़की शायद एक ऐसी मैना ऑफिनिटी के साथ पैदा हुई थी जो ड्रैगन या स्पिरिट के बराबर हो। इंसानों में ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ था, लेकिन नामुमकिन नहीं। ग्राइमी ने सोचा कि हो सकता है उसके शिष्यों में यह लड़की सबसे महान आर्चमेज बन सकती है। उसने उसकी नाक पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मैं समझता हूँ राइली, मेरा परिचय दोबारा सुनो। मैं महान जादूगर ग्राइमी हूँ और तुम्हें एक आर्चमेज में बदल दूंगा। दृश्य बदलकर लड़की के डॉर्म रूम में पहुंचा। उसने एक मोमबत्ती जलाई और ग्राइमी ने वहां 5 बेड नोटिस किए। उसने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मेरी बाकी रूममेट्स वेकेशन में अपने घर चली गईं। ग्राइमी ने पूछा, तुम क्यों नहीं गई? लड़की ने फिर से बताया कि उसका कोई फैमिली नेम नहीं है। ग्राइमी कुछ देर चुप रहा, सोचते हुए, इस दुनिया में तो आम लोग भी फैमिली नेम रखते हैं, इसका ना होना मतलब? डिटेल में बताओ, उसने कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए। लड़की ने सिर हिलाया और अपना अतीत बताना शुरू किया। जब मैं इतनी बड़ी हुई कि सही और गलत का फर्क समझ सकूं, तब मैं एक थीव्स गिल्ड की मेंबर बन गई। मेरा कोई नाम नहीं था। गिल्ड के लोग मुझे सिर्फ टूल नंबर 2 कहते थे। मुझसे पहले जो लड़का आया था वह नंबर 1 था और मैं नंबर 2। उनके लिए हम सिर्फ औजार थे, इसलिए हमने उसे मान लिया। हर दिन मैं सिर्फ उनके ऑर्डर्स फॉलो करती थी। वह थोड़ा रुकी, फिर बोली, लेकिन खैर, एक थीव्स गिल्ड कभी भी अच्छी जगह नहीं होती। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। एक उदाहरण सेट करने के लिए मैंने उनमें से कुछ को मार दिया ताकि वे कभी हिम्मत भी न करें। लेकिन चाहे मैंने कितने भी लोगों को सबक सिखाया, उन्हें कभी समझ ही नहीं आई। मैं और क्या कर सकती थी? उसके बाद मैंने गिल्ड से भागने का फैसला किया। ग्राइमी ने सिर हिलाया, समझते हुए कि उसके बाद क्या हुआ होगा। तुम सड़क पर एक हाई रैंकिंग मैच से मिली और उस मैच ने तुम्हारी टैलेंट पहचान कर तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन दिलवाया
और चूंकि तुम पहले थीव्स गिल्ड में थीं, यही वजह है कि तुम इतनी आसानी से लाइब्रेरी में घुसने में कामयाब रहीं। कुछ देर सोचने के बाद ग्राइमी ने पूछा, तुम्हारी स्पेशल स्टूडेंट वाली पोजीशन की वजह से क्या एकेडमी में तुम्हें बुली किया जाता है? लड़की थोड़ी झिझकी, फिर जवाब दिया, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब ठीक है। एक दोस्त माइकल जो बेकरिक फैमिली से है, उसने मेरी मदद की। ग्राइमी को बेकरिक फैमिली का नाम पहचान में नहीं आया, लेकिन उसने फिलहाल इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आगे से अच्छा काम करेंगे, मैं तुम्हें एक लेजेंडरी आर्चर बना दूंगा। राइली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और कोई चिल्लाया, राइली दरवाजा खोलो। ये सुनकर ग्राइमी थोड़ा हैरान हुआ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी रूममेट्स छुट्टियों में घर चली गई हैं। बाहर से फिर आवाज आई, तुमने दरवाजा बंद क्यों कर रखा है? ग्राइमी तुरंत स्थिति समझ गया। राइली अभी भी बुली हो रही थी। उसने पूछा, माइकल कहाँ है? उसने तुम्हारी मदद नहीं की। राइली ने सिर झुका लिया और कबूल किया, वह झूठ था। कुछ ही देर बाद 3 लड़कियां जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस आईं। सीन अगले दिन सुबह में बदलता है। राइली चोटों से बुरी तरह घायल और पिट चुकी थी। ग्राइमी चिंता भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? किसी ऐसे व्यक्ति की मार से कितना दर्द हो सकता है जिसे ग्रीन हाउस में एक नाजुक फूल की तरह पाला गया हो। ग्राइमी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी पर्सनालिटी को देखते हुए तुम चुपचाप मार क्यों खाती हो? राइली का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि वे सभी नोबिलिटी से हैं। अगर मैंने कोई मुसीबत खड़ी की तो मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, और उसके साथ ही मैं तुमसे जादू सीखने का अपना थोड़ा सा समय भी खो दूंगी। अगर ऐसे लोग मुझे रोकते रहेंगे तो मैं कब जादू सीख पाऊंगी? उसने उसे देखा और पूछा, तो अब मैं क्या करूं? ग्राइमी ने जवाब दिया, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये सब सहते हुए मुझसे जादू सीखो या एकेडमी छोड़ दो। राइली ने कुछ पल सोचा और कहा, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन बेहतर नहीं है। ये सिर्फ तय करने की बात है। एकेडमी में दमन भरी जिंदगी के साथ एक गारंटीड फ्यूचर, या बाहर आजाद जिंदगी के साथ एक अनिश्चित भविष्य। कुछ देर के सन्नाटे के बाद उसने कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैंने पहले ही एकेडमी छोड़ दी है। ग्राइमी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसने समझाया, यह सिर्फ फॉर्म भरने की बात है और काम खत्म। वैसे राइली ने कंफर्म किया कि वह अकेली है जो ग्राइमी को देख सकती है। ग्राइमी ने सिर हिलाया। खैर, आखिरकार ये रूप सिर्फ तुमसे बात करने के लिए है मेरे कॉन्ट्रैक्टर। मेरा असली रूप एक ग्रिमोयर है। ग्राइमी ने एक लंबी सांस ली। फिर भी ये थोड़ा निराशाजनक है। रेनलमस एकेडमी में तुम्हें इतने सारे प्रिविलेज मिल सकते थे, जैसे कि वार्षिक टूर्नामेंट्स में मिलने वाले स्पेशल आर्टिफैक्ट्स, या फिर टॉप स्टूडेंट्स को मिलने वाले पोटियंस। यह सब मुझे अब क्यों बता रहे हो? यह पहले क्यों नहीं बताया? ग्राइमी ने हल्का हंसते हुए उसे चिढ़ाया। क्या अब पछता रही हो कि ड्रॉप आउट कर लिया? राइली ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा और बड़बड़ाई, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ग्राइमी कंफ्यूज हो गया। तुम क्या बात कर रही हो? राइली ने अपना सिर झुकाकर पूछा। आर्टिफैक्ट्स ऑन पोटियंस, क्या आप यह नहीं कह रहे थे कि हमें इन्हें चुराना चाहिए? ग्राइमी का चेहरा ब्लैंक हो गया। राइली ने स्पष्ट किया, आपने कहा था कि मेरी टैलेंट और आपकी ट्रेनिंग से मैं जबरदस्त ग्रोथ हासिल करूंगी, सही? ग्राइमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा था। राइली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, तो अगर मैं रेनलम्स में रहती तो ये सब चीजें मैं वैसे भी कमा लेती, सही? यह चोरी नहीं है, यह सिर्फ वही लेने जैसा है जो मेरा हक है। ग्राइमी बिल्कुल चुप रह गया। उसने सोचा, इसकी सोचने का तरीका थोड़ा अजीब है। ग्राइमी ने पूछा, तुमने ये इमरजेंसी एग्जिट्स ढूंढी कैसे? राइली ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सही नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक चौराहा दिखाई दिया। ग्राइमी रुक गया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि किस तरफ जाना है? राइली ने सिर हिलाया, कोई आइडिया नहीं। ग्राइमी ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो मैं तुम्हें यहां कुछ सिखाता हूं। एक स्पेल जो रास्ते ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे पाथ फाइंडिंग कहते हैं। राइली की आंखें चमक उठीं। मैंने वो स्पेल पहले ही एकेडमी में सीख लिया था। तो फिर दिखाओ, मुझे देखने दो। राइली ने सिर हिलाया और अपनी मैजिक कास्ट करना शुरू किया। पाथ फाइंडिंग, हल्की रोशनी ने उसे घेर लिया। कुछ ही देर में उसने एरिया के सारे ट्रैप्स का पता लगा लिया। लेफ्ट वाले रास्ते में 3 ट्रैप्स हैं, उसने समझाया। राइट का रास्ता डेड एंड है,
तो हमें लेफ्ट जाना चाहिए। उसने ग्राइमी की तरफ देखा। कैसा था? ग्राइमी ने हल्का सिर हिलाया। स्टेबल, एफिशिएंट और सही। लेकिन वह कुछ पल रुका। यह बहुत ही साधारण और अनएफिशिएंट है। ग्राइमी का चेहरा गंभीर हो गया। मीडियोकर माइंड्स द्वारा बनाए गए रूल्स में मत फंसो। तुम उनसे कहीं बेहतर हो। चलो एक अलग तरीका ट्राई करते हैं। उसने उसे गाइड करना शुरू किया। एक डायरेक्शन में मना का बड़ा हिस्सा भेजने की बजाय इसे मल्टीपल डायरेक्शंस में भेजो। यह तो बस शुरुआत है। अपनी पूरी अटेंशन हर एक मना पार्टिकल पर डालो। जो भी तुम एमिट करती हो उसे एक एक करके ट्रैक करो। अब इसे विजुअलाइज करो। राइली ने उसकी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने पूरी ताकत से कंसंट्रेट किया। पहली बार उसने आसपास के पूरे स्ट्रक्चर को अपनी माइंड में देख लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सीन शिफ्ट होकर एक शिप पर आ गया। उन्होंने सफलतापूर्वक चुरा लिया था और उसके साथ कई आर्टिफैक्ट्स और पोर्टियंस भी। ग्राइमी ने राइली को देखते हुए स्माइल की। पहले प्रयास के लिए काफी अच्छा किया। राइली ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। ग्राइमी ने होराइजन की तरफ देखा और कहा, अब इस जगह को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार मैं इस बोरिंग जगह से निकल रहा हूं। रेनेलमस लाइब्रेरी में 300 साल फंसे रहने के बाद उसने राइली की तरफ देखा और थोड़ा सीरियस होकर बोला, आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर करते हैं। तुमने मुझे ढूंढने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, यहां तक कि एकेडमी भी छोड़ दी, सिर्फ मुझसे मैजिक सीखने के लिए। बताओ राइली, तुम्हारा असली मकसद क्या है? राइली की आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें घूम गईं। उसने देखा कि मीटियोराइट्स एक टाउन पर गिर रहे हैं, सब कुछ राख में बदलते हुए। मेजेस इंसानों को जिंदा जला रहे थे। इस तबाही के बीच एक लड़का एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े भाग रहा था। लड़की घबराकर पीछे मुड़ी और देखा कि एक आदमी ने उन्हें आग से बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया और चिल्लाया, भागो, जल्दी। अचानक ग्राइमी ने राइली को उसकी ट्रांस से बाहर बुलाया। उसने पूछा, तुम मुझसे मैजिक क्यों सीखना चाहती हो? राइली ने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर जवाब दिया, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं अपना गोल हासिल कर सकूं। ग्राइमी ने उसे ध्यान से देखा। उसके अनुभव के अनुसार जो लोग मैजिक के जरिए ताकत पाना चाहते हैं उनके पास हमेशा कोई स्पेसिफिक मकसद होता है। उसने पूछा, क्या यह बदला लेने के लिए है? राइली ने चुपचाप सिर हिलाया। ग्राइमी उससे और ज्यादा पूछना चाहता था, किसके खिलाफ? और तुम इसे कैसे अंजाम दोगी? लेकिन उसने खुद को रोक लिया। किसी के पास्ट के दर्दनाक हादसों को कुरेदना, खासकर जब उनका बचपन राइली जैसा कठिन हो, हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने सोचा, अभी हमारी मुलाकात नई है, वक्त के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। चुप्पी तोड़ते हुए राइली ने ग्राइमी से एक सवाल पूछ लिया, तुम मेरे जैसे मैजिशियंस को ट्रेन क्यों करते हो? इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा, राइट? ग्राइमी थोड़ा चौंका। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने मोटिव को सिंपल तरीके से बताया। उसने कहा, ऑनेस्टली मैं ये फन के लिए करता हूं। एक मैजिक बुक बनकर स्टक रहना बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं खुद को एंटरटेन करने के लिए मैजिशियंस को ट्रेन करता हूं। बस इतनी सी बात है। कुछ समय बाद जब वे आगे बढ़े तो वे एक ऐसे रूम में पहुंचे जहां वे आराम कर सकते थे। राइली ने पूछा, तुमने एकेडमी इतनी अब्रप्टली क्यों छोड़ी? अब तुम्हारी प्लानिंग क्या है? ग्राइमी सोच में डूब गया। तुम्हारे पास वो प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर अब भी है, राइट? मुझे दिखाओ। राइली ने लेटर निकाला और पढ़ने लगी। एरांटिस मैजिक टावर रिकमेंडेशन लेटर। ग्राइमी के ब्राउज फरोड हुए। एरांटिस? कभी नहीं सुना। ये कहां है? वो साफ तौर पर डिसअपॉइंटेड था। मुझे एम्पायर के 5 ग्रेट मैजिक टावर्स में से किसी एक के लिए रिकमेंडेशन की उम्मीद थी, या कम से कम किसी वेल एस्टैब्लिश्ड मैजिक टावर के लिए। अगर मैंने इसका नाम नहीं सुना तो यह जरूर उन 300 सालों में बना होगा जब मैं उस लाइब्रेरी में फंसा था। वो फ्रस्ट्रेशन में बोला, मैजिक टावर सिर्फ स्पेल्स सीखने की जगह नहीं होते। ये वो जगह है जहां मैजिशियंस कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। एक ग्रैंड मैजिशियन बनने के लिए स्किल के साथ पॉलिटिकल बैकिंग भी चाहिए होती है, और इसके लिए एक रिप्यूटेड मैजिक टावर से बेहतर जगह नहीं हो सकती। ग्राइमी कमरे में खुद से बड़बड़ाने लगा। राइली ने कुछ देर उसे इरिटेट होते हुए देखा और फिर उसने कहा,
एरनटेज मैजिक टावर एक्चुअली एम्पायर के 5 ग्रेट मैजिशियन टावर्स में से एक है। क्राइमी ने अचानक रुककर उसकी तरफ देखा। रियली? मुझे और एक्सप्लेन करो। राइली ने एक किताब निकाली और उसे खोलकर एक पोर्ट्रेट दिखाया। यहां देखो, ये है इसके फाउंडर और टावर मास्टर इयन एरांटेस। क्राइमी ने पेंटिंग को कुछ देर घूरते हुए पूछा, इस किताब में उसकी डेथ बेड का पोर्ट्रेट क्यों है? क्या ये उसकी प्राइम टाइम की तस्वीर नहीं डाल सकते थे? राइली ने कामली जवाब दिया, यही उनकी प्राइम टाइम की तस्वीर है। ये पोर्ट्रेट तब बना था जब इयन एरांटेज 40 साल के थे। ग्राइमी ने यह सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या उनका अर्ली डेथ हो गया? राइली ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर ग्राइमी और भी हैरान हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये पोर्ट्रेट 300 साल पहले बनाया गया था, तो वो अभी तक जिंदा कैसे हैं? कुछ देर सोचने के बाद क्राइमी ने अंदाजा लगाया, शायद वो आधा एल्फ होंगे या कुछ ऐसा। राइली ने ग्राइमी को सही किया, इयन अरंटिस इंसान हैं। ग्राइमी ने सिर झुकाकर सोचा, ठीक है, ये तो समझ आता है। वैसे भी कोई हाफ एल्फ इतना अगली नहीं दिख सकता। राइली ने उसकी इस रिमार्क को इग्नोर करते हुए आगे समझाया, इयन अरंटिस ने भले ही हाई मेज का रैंक हासिल किया हो, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स किसी आर्च मेज से कहीं ज्यादा हैं। एकेडमिक सोसाइटी अभी भी डिबेट कर रही है कि उन्हें आर्च मेज का टाइटल दिया जाए या नहीं। तुम ये कह सकते हो कि उन्होंने अकेले अपने दम पर अरांटीज मैजिक टावर का स्टेटस एलिवेट किया है। क्राइमी के लिए ये एक्सप्लेनेशन अभी भी कुछ सेंस नहीं बना रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, 300 साल लंबा वक्त होता है। मेरे लिए, जो उस लाइब्रेरी में फंसा था, ये तो इटर्निटी जैसा लगा। लेकिन इंपीरियल मैजिक टावर्स के पूरे लैंडस्केप को बदलने के लिए ये काफी नहीं है। जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा जो मैंने मिस कर दिया। जिज्ञासा से उसने वो किताब देखी जो राइली पढ़ रही थी। उसकी नजर एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पर पड़ी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने जोर से पढ़ा, इयन अरांटेस ने अमृत का रियलम हासिल कर लिया है। वो आर्कामाइज रहे हैं जिन्होंने एम्पायर के स्टेटस को एलिवेट किया, और पिछले 100 सालों से वो अपनी टीचर मार्ता फार्मरिच की फाइनल विश को पूरा कर रहे हैं। ग्राइमी चुप हो गया, सोच में डूबते हुए। शिप आखिरकार कोस्ट पर डॉक हो चुकी थी और वे इंपीरियल कासल पहुंच गए। राइली का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा जब उसने इस ग्रैंड सिटी को देखा। ग्राइमी ने उसकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारा पहला मौका है यहां आने का? राइली ने सिर हिलाते हुए कहा, दिन के उजाले में यहां लेजर के लिए आने का ये मेरा पहला मौका है। थीव्स गिल्ड इंसिडेंट के बाद कभी एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं मिला। उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, हर चीज को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही थीं। ग्राइमी ने अम्यूज्ड होते हुए कहा, अगर यहां आए हो तो क्या थोड़ा घूमना चाहोगी? कैपिटल के एक बसलिंग फूड स्टॉल पर राइली एक दुकान के सामने खड़ी थी जो यूनिकॉर्न स्क्यूअर्स बेच रहा था। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। कैपिटल वाकई अलग है, यहां डिवाइन बीस्ट का मांस बेच रहे हैं। ग्राइमी हंस पड़ा, इसे सिर्फ यूनिकॉर्न मीट कहा जाता है, असल में ये लैम्ब स्क्यूअर्स हैं। राइली का चेहरा उतर गया। क्या? उसने वेंडर की तरफ वापस देखा। उसकी एंथुसियाज्म डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। अगर ये बस लैम्ब है तो इसे यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं? मार्केटिंग गिमिक। फीलिंग चीटेड, राइली ने बड़बड़ाते हुए पैसे दिए। मुझे स्कैम किया गया है, उसने शिकायत करते हुए स्क्यूअर का एक बाइट लिया। भले ही उसने कंप्लेन किया, लेकिन उसने पूरा स्क्यूअर खा लिया, वो भी सल्की एक्सप्रेशन के साथ। ग्राइमी की नजर अचानक दूर किसी चीज पर टिक गई। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, जिसने राइली का ध्यान खींचा। तुम क्या देख रहे हो? उसने पूछा, उसकी नजर को फॉलो करते हुए। उसने एक ग्रैंड मॉन्यूमेंट देखा, 5 मेजेस की स्टैच्यूज, इंट्रिकेट रोब्स में, हर एक के हाथ में एक मैजिकल स्टाफ। 5 महान जादूगरों की स्टैच्यूज, राइली ने कहा। सुना है कि वो काफी टैलेंटेड जीनियसेस थे। उनके अंदर अनमैच्ड पैशन फॉर मैजिक था। ग्राइमी ने डिस्डेनफुली स्नॉट किया, वो सब बस इडियट्स थे। राइली ने हैरान होकर पूछा, इडियट्स?
लेकिन वो हिस्ट्री के सबसे महान मैजिशियंस में गिने जाते हैं। ग्राइमी ने आर्म्स फोल्ड करते हुए कहा, वो जन्म से जीनियसेस नहीं थे, वो बस स्टबन फूल्स थे जो हार मानने से इनकार करते थे, चाहे उन्हें कितनी बार फेल होना पड़े। इसीलिए वो सक्सीड हुए। मैंने उन्हें खुद ट्रेन किया था। फिर उसने राइली की तरफ एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मैं मैजिशियंस को ट्रेन क्यों करता हूं? इसका जवाब सिंपल। मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ग्रेट मैजिशियंस में बदलना चाहता हूं और उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं जिन्होंने मुझे एक स्क्रैप ऑफ पेपर में बदल दिया। राइली की क्यूरियोसिटी और गहरी हो गई। रिवेंज? तुम्हारा मतलब क्या है? ग्राइमी कुछ पल के लिए झिझका, फिर बोलने लगा, मेरे डिसाइपल्स ने ग्रेटनेस हासिल करने के लिए अनगिनत ट्रायल्स फेस किए, और वो सब सिर्फ एक मकसद के लिए, मेरी ओरिजिनल फॉर्म को वापस लाने के लिए। मार्टा फारविच, मेरी सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक, ने तो मेरे लिए एक रेजरेक्शन रिचुअल तक बनाने की कोशिश की थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज में बिटरनेस झलक रही थी। लेकिन जहां तक मुझे याद है, मार्टा ने कभी अपने डिसाइपल्स नहीं लिए। तो क्या इसका मतलब इयन अरांटिस ने झूठ बोला? ग्रीमी का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। अगर इयन अरांटिस खुद को उसका डिसाइपल या उसके डिसाइपल का डिसाइपल क्लेम करता है, तो वो एक फ्रॉड है। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स की लेगेसी को इम्पर्सोनेट करने की हिम्मत करे। राइली ने मिस्चिवसली ग्रिन करते हुए कहा, तो चलो आरंटीज मैजिक टावर और खुद पता लगाते हैं। ग्राइमी ने सिर हिलाया। हम जा रहे हैं। राइली ने ग्राइमी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। चलो एक वादा करते हैं, मैं तुम्हारी इयन अरंटिस से बदला लेने में मदद करूंगी और बदले में तुम मेरी रिवेंज में मेरी मदद करोगे। उस दिन राइली और ग्राइमी ने कसम खाई कि वे एक दूसरे के गोल्स को किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। एक झलक ग्राइमी के पास्ट की। ग्राइमी के ग्रिमवार के रूप में रीइंकारनेट होने के 5 साल बाद की कहानी। उसे एक डस्टी और निग्लेक्टेड शॉप से एक यंग बॉय फाइंडो ने चुरा लिया था। फिंडाओ, जो स्लम्स में हर दिन बस किसी भी तरह से सरवाइव करने की कोशिश करता था, डेस्परेट था। ग्रिमवार, लड़के ने उसे पुकारा। फिंडाओ उसका पहला कॉन्ट्रैक्टर था, पहला इंसान जिसने उसे एक मियर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक कंपेनियन के रूप में देखा। ग्राइमी, जो अभी भी एक मैजिक बुक के रूप में अपनी नई एग्जिस्टेंस को एडजस्ट कर रहा था, के लिए फिंडाओ किसी डार्क वर्ल्ड में रे ऑफ लाइट जैसा था। फिंडो का कर्ज चुकाने के लिए डिटर्मिन्ड होकर ग्राइमी ने उसे मैजिक सिखाना शुरू किया। कुछ नहीं से शुरुआत करते हुए उसने फिंडो को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। लेकिन एक नॉविस को मैजिक सिखाना चैलेंजेस के बिना नहीं था। शुरुआत में दर्द होगा। ग्राइमी ने माना कंट्रोल सिखाते समय उसे वार्न किया। धीरे धीरे फिंडो ने स्ट्रगल करते हुए अपनी मैजिक को ग्रो करना शुरू कर दिया। उसके भीतर डिटर्मिनेशन की आग जल रही थी। फिर एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान फिंडाओ अपनी मैजिक को कंट्रोल करने में असफल हो गया। ग्राइमी ने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़के की अनस्टेबल माना ने एक एक्सप्लोजन ट्रिगर कर दिया। जब डस्ट सेटल हुई, ग्राइमी शॉक में था। ग्राइमी साइलेंट रहा। उसके पहले कॉन्ट्रैक्टर, इस नए वर्ल्ड में उसके पहले दोस्त की मौत उसकी वजह से हुई थी। प्रेजेंट में वापसी। राइली और ग्राइमी हॉर्स कार्ट में सफर कर रहे हैं। ग्राइमी उसे पुकारता है, लेकिन चूंकि हॉर्स कार्ट ड्राइवर पास है, वो अपनी अथॉरिटी का यूज करके और माना से वोकलाइजेशन जोड़कर प्रॉपर कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। राइली ने पूछा, तुमने मुझे पहले ये सिंपल टेक्निक क्यों नहीं सिखाई? ग्राइमी कुछ पल सोचता है और जवाब देता है, सच तो ये था कि जब राइली दूसरों के सामने विस्पर करती थी तो ग्राइमी को ये थोड़ा क्यूट लगता था, लेकिन अगर उसने ये कहा तो राइली यकीनन गुस्सा हो जाती। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि वे कॉन्ट्रैक्ट से बंधे थे, राइली ने उसकी ट्रू फीलिंग्स सुन ली। वो अनॉयड होकर उसे ग्लेयर करने लगी। ग्राइमी ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। अगर ओरॉन्टस मैजिक टावर 5 ग्रेट टावर्स में से एक है, तो वहां जरूर एक सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसने कहा। तुम इसे लाइटली मत लेना। 5 ग्रेट टावर्स सिर्फ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स नहीं चाहते, उन्हें ऐसे मैजिशियंस चाहिए जो पहले से कंप्लीट और वेरीफाइड हों। ग्राइमी ने बताया, सिलेक्शन टेस्ट एक ऐसी जगह है जहां मेरिटोक्रेसी पूरी तरह से लागू होती है। ओरंटेस मैजिक टावर द्वारा सिलेक्ट होने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स को काउंटलेस मैजिशियंस के सामने साबित करना होगा। वो पॉज लेता है और फिर कहता है, ऑर्डिनरी मैजिशियंस अपनी पूरी जिंदगी इस टेस्ट की तैयारी में लगा देते हैं। यही वजह है कि इसे ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोडिजीज कहा जाता है। लेकिन हम इस साल ये टेस्ट देंगे, ग्राइमी ने कॉन्फिडेंस से कहा।
राइली हैरान रह गई। तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ 6 महीनों में मिड लेवल मैजिशियन या उससे भी ऊपर का लेवल हासिल कर लूं? ये इम्पॉसिबल है। ग्राइमी ने स्mirk करते हुए कहा, यह पूरी तरह पॉसिबल है। मेरी मदद से तुम 6 महीनों में टेस्ट पास कर सकती हो, और मेरे पास पहले से कुछ तैयार है। कार्ट एक ग्रेवयार्ड के पास जाकर रुकती है। ड्राइवर उनकी ओर मुड़कर पूछता है, क्या ये सही जगह है? वे कार्ट से नीचे उतरते हैं और ग्राइमी ग्रेवयार्ड की ओर इशारा करते हुए कहता है, यही वो जगह है जहां तुम अगले 6 महीनों तक ट्रेनिंग करोगी, और ये वो जगह भी है जहां मेरे एक पुराने डिसाइपल का रेजिडेंस है। राइली की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर वो तुम्हारा डिसाइपल था तो वो कम से कम 300 साल पुराना होगा। क्या वो अब भी जिंदा है? वो जिंदा नहीं है, लेकिन मरा भी नहीं है। राइली कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तो फिर वो क्या है? ग्राइमी ने कामली जवाब दिया, मेरे एक पुराने डिसाइपल ने खुद को लिच में बदल लिया है। ग्राइमी बड़े गर्व से बताता है कि सिर्फ एक ग्रैंड मेज ही लिच बन सकता है। जब वो जिंदा था तो एक महान जादूगर था। राइली पूछती है, तो अब वो कहाँ है? यहां तो सिर्फ पेड़ हैं। ग्रीमी जवाब देता है, मुझे नहीं पता। ये तुम्हारा काम है इसे खुद ढूंढना। ये एक तरह का टेस्ट है। राइली घबरा जाती है। इसका क्या मतलब है? ग्राइमी कहता है, जो उसे ढूंढ नहीं सकते वो मैजिक सीखने के लायक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही सबसे अच्छा तरीका सिखा दिया है कुछ ढूंढने का। राइली वही पाथ फाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि लिच का छिपा हुआ ठिकाना खोज सके, जो इस जंगल के किसी कोने में है। ये उसकी ट्रेनिंग का पहला स्टेज है। उसे लिच को ढूंढते वक्त कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ढेर सारी डिस्ट्रप्टिव स्पेल्स उसके रास्ते में बाधा डालती है। बैरियर्स, इल्यूजन्स, मैजिक डिस्टॉर्शंस और सैकड़ों अन्य कॉम्प्लेक्स मैजिक फॉर्मूलाज, ये सब उसकी सेंसेस को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो फोकस्ड रहती है और लिच को ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, गोल्डन आइड गर्ल, तुम्हें अपने मैजिक पर काफी गर्व लगता है, लेकिन एक एडवांस्ड मेज को मेरा ठिकाना ढूंढने में आधा साल लग गया था। क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम जैसी एक अप्रेंटिस मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लेगी? राइली हल्के से मुस्कुराती है। ग्राइमी जानता है कि उसके गर्व के पीछे एक ठोस वजह है। राइली का मैजिक के साथ ऐसा गहरा तालमेल है जो दूसरों के लिए अकल्पनीय है। राइली, जो एक प्रोडिजी है, लिच को ढूंढ लेती है। ये देखकर लिच इतना हैरान हो जाता है कि लगभग घबराहट में चीखने ही वाला था, लेकिन किसी तरह खुद को शांत रखता है। फिर भी ये उसके लिए बहुत चौंकाने वाला है। वो पूछता है, तुमने सच में मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया? आमतौर पर इसमें कम से कम 2 साल लगते हैं। ग्राइमी लिच से पूछता है, इसके पहले का सबसे तेज रिकॉर्ड क्या था? लिच जवाब देता है, 4 महीने। लेकिन उसने मेरे बैरियर को सिर्फ 10 मिनट में तोड़ दिया। उसने मेरे पाथ फाइंडिंग को ब्लॉक करने वाले मैजिक को रिवर्स ट्रैक किया। यह तरीका सिर्फ कोई कर सकता है जिसके पास बेहद उच्च माना एफिनिटी हो। लिच राइली से पूछता है, क्या तुमने सच में मेरा इंटरफियरेंस स्पेल रिवर्स ट्रैक किया? राइली जवाब देती है, हाँ। लिच हैरान होकर कहता है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। वो लिच के ठिकाने में एंटर करते हैं। वहां कई तरह के मॉन्स्टर्स हैं। ग्राइमी को पता है कि यह लिच का शौक है। ग्राइमी हंसते हुए कहता है, सच में? इसे ठिकाना कहना कितना सही है। कुछ समय बाद वो घर पहुंचते हैं। लिच उन्हें चाय ऑफर करता है। ग्राइमी राइली के चेहरे के फीके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है। ग्राइमी लिच से कहता है, अपना डार्क ऑरा छुपाओ, तुम मेरी डिसाइपल को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। लिच माफी मांगता है, मुझे किसी से मिले हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं अभी तक पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ हूं। वो बताता है कि उसने सेलेस्टियल रेल्म के नियमों को तोड़ा और गॉड्स द्वारा श्रापित होकर नेक्रोमैंसी का अस्तित्व बन गया। इस वजह से वो ब्लैक मैजिक की ऑरा से भरा हुआ है। ग्राइमी राइली से कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैं एक नया डिसाइपल क्यों तैयार करता हूं, लिच को रखने की बजाय। लिच का आधार ब्लैक मैजिक है, जो एम्पायर में सख्ती से प्रतिबंधित है। वो बताता है कि ईविल गॉड्स के भक्त, नेक्रोमैंसर्स, ब्लैक मैजिशियन और यहां तक कि वो चोर गिल्ड जो इन प्रैक्टिशनर्स के लिए सामग्री जुटाते हैं, इन सब के खिलाफ एक स्पेशल संगठन इंक्विजिशन बनाया गया है जो उन्हें सजा देता है। हर उस चीज को दंडित किया जाता है जो ईविल से जुड़ी होती है। फिर ग्राइमी पूछता है, तो कैसे हो? कुछ सीरियस तो नहीं हुआ? लिच जवाब देता है, क्या हो सकता है? जब से मैं लिच बना हूं, मैं यहां 2000 सालों से हूं। ग्राइमी उसे सुनकर थोड़ा बुरा महसूस करता है, क्योंकि उसने सिर्फ 300 सालों तक संघर्ष किया था। लिच आगे कहता है,
मैं आपकी चिंता कर रहा था मास्टर। आपने मुझे 300 सालों तक विजिट नहीं किया। मुझे लगा कुछ बड़ा हुआ होगा। मैं नेक्रोमैंसी, ब्लैक मैजिक और कर्सेस पर रिसर्च कर रहा था। कभी कभी मुझे वो डिसाइपल्स मिलते हैं जिन्हें मास्टर लाते हैं। समय जल्दी बीत जाता है। 5 साल पहले मुझे कुछ एडवेंचरर्स से डील करनी पड़ी जो किसी तरह मेरे ठिकाने तक पहुंच गए थे। ग्राइमी पूछता है, एडवेंचरर्स? वो यहां तक कैसे पहुंचे? लिच कंधे उचकाकर कहता है, मुझे नहीं पता। शायद वे भाग्यशाली थे। वैसे भी उन्होंने इस जगह को डंजन समझ लिया था, ब्लैक मैजिक ऑरा के कारण। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने हमला कर दिया, तो मुझे मजबूरन उनका सामना करना पड़ा। जैसे ही लिच अपनी कहानी सुनाता है, वो चाय पीने की कोशिश करता है, लेकिन चाय उसके कंकाल शरीर से पूरी तरह बाहर गिर जाती है। ग्राइमी पूछता है, तो उन एडवेंचरर्स का क्या हुआ? लिच जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास मदद करने वाले कम थे, मैंने उन्हें अपने स्लेव्स बना लिया। और ये देखो, वो यहीं हैं। वो अपनी उंगली चटकाता है और एक स्केलेटन सोल्जर उनकी सेवा करने आता है। ग्राइमी गुस्से से चिल्लाता है, ये डेथ नाइट है, तुम पागल हो गए हो। तुमने कहा था कि वो एक आम एडवेंचरर था। एक साधारण एडवेंचरर कैसे डेथ नाइट बन सकता है? राइली उस सोल्जर की ओर इशारा करती है और कहती है, जेरेमी की कमर पर जो तलवार है, उसकी हत्थी पर गोल्डन शेयर का निशान है। वो इंक्विजिशन का लीडर है। मैंने सुना था कि वो 5 साल पहले एक मिशन के दौरान गायब हो गया था और अभी तक लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर ग्राइमी का गुस्सा और बढ़ जाता है। लिच अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए मासूमियत से कहता है, मुझे नहीं पता था। मैंने तो सिर्फ उन एडवेंचरर्स से लड़ाई की जो मेरे हाइडआउट में घुस आए थे। वो बेगुनाह दिखने की कोशिश करता है और जोड़ता है, आमतौर पर लिचिस का दिमाग ब्लैक मैजिक से थोड़ा प्रभावित होता है। ग्राइमी सोचता है, मैं अक्सर उसकी मेंटल स्टेट चेक करने आता था और एडजस्टमेंट करता था। लगता है कि इन 300 सालों में जब मैं नहीं आया तो सब कुछ हाथ से बाहर हो गया है। अपनी शांति वापस पाकर लिच पूछता है, भले ही तुम्हारी डिसाइपल अभी अप्रेंटिस है, लेकिन वो मेरे पास आ गई। इसका कोई खास कारण है? ग्राइमी जवाब देता है, अगर ये बच्ची है तो वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग का सामना कर सकती है। राइली शर्मा जाती है। ग्राइमी आगे कहता है, तुम्हें मेरा पिछला डिसाइपल याद है, मार्टा फरहेलिक? लिच उसे पहचानते हुए कहता है, वो सिल्वर हेयर्ड लड़की? ग्राइमी बताता है, कोई उसके डिसाइपल होने का ढोंग कर रहा है। वो ओरोंटेस मैजिक टावर में घुसकर उस फ्रॉड से बदला लेने की योजना बना रहे हैं। लिच पूछता है, क्यों इतनी मेहनत करके बदला लेना? किसी और मैजिक टावर में जाकर चीजों को कंट्रोल में रखना बेहतर नहीं होगा? ग्राइमी सहमत होकर कहता है, ये सच में एक आसान और रचनात्मक तरीका है, लेकिन एक शैतानी मुस्कान के साथ जोड़ता है, इसे धीरे धीरे अंदर से खत्म करना अब इसमें असली मजा है। लिच राइली की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर हम मास्टर की योजना के अनुसार चलते हैं तो तुम्हें खतरा हो सकता है? राइली ग्राइमी की राय से सहमत होकर कहती है कि यह रोमांचक और मजेदार है। इसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां मैजिक का फ्लो असामान्य है। लिच कहता है, मैंने मास्टर के साथ मिलकर इस जगह को तैयार करने में लंबा समय लगाया। सिलेक्शन एग्जाम तक सिर्फ आधा साल है, जो एक अप्रेंटिस के लिए किसी एडवांस्ड मैजिशियन को पकड़ने के लिए बहुत कम समय है। ग्राइमी समझाता है, अब तुम्हारे पास बाकी मैजिशियंस की तुलना में दो बड़े फायदे हैं। पहला, तुम्हारी असाधारण फिजिकल एबिलिटीज जो तुम्हारे थीव्स गिल्ड के बैकग्राउंड से आती हैं, और दूसरा, तुम्हारी प्राकृतिक रूप से बेहतर माना अफिनिटी। अब से हम सिर्फ इन दो ताकतों पर और एक मैजिक के प्रकार पर फोकस करेंगे। ग्राइमी पूछता है, तुम्हें पता है वो स्पेल क्या है? राइली जवाब देती है, क्या ये वो स्पेल है जो बाकी मैजिक को तोड़ देता है? ग्राइमी कहता है, बिल्कुल। डिस्पेल एक काउंटर मैजिक है जो स्पेल्स को खत्म कर देता है। ये तुम्हारे तरफ उड़ती हुई फायरबॉल को गायब कर सकता है। अब समझी कि मैं चाहता हूं कि तुम इसमें ट्रेनिंग करो। राइली समझ जाती है, आप चाहते हैं कि मैं डिस्पेल का इस्तेमाल करूं ताकि सिलेक्शन एग्जाम के दौरान विपक्षी मैजिक का इस्तेमाल न कर सकें। फिर मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए कर सकूं, चाहे उनका मैजिक लेवल कितना भी ऊंचा हो। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि वो मैजिक का इस्तेमाल न कर सकें। लिच पास खड़ा सुनकर कहता है, ये थोड़ी चीटिंग जैसा लगता है।
ग्राइमी जवाब देता है, ये सिलेक्शन एग्जाम में मैजिशियन से निपटने का एकमात्र तरीका है, इसलिए इसे तुम पर छोड़ता हूं। राइली विरोध करती है, रुकिए, आप तुरंत शुरू कर रहे हैं, जबकि आपने मुझे डिस्पेल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लिच पूछता है, तुमने इसे रिनेल मिस एकेडमी में नहीं सीखा? राइली जवाब देती है, ये एडवांस्ड है, इसे आमतौर पर तीसरे साल में सिखाया जाता है। लिच गायब होते हुए कहता है, तो ये और भी बेहतर है, कुछ बार ट्राई करने के बाद तुम इसमें बेहतर हो जाओगी। पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद राइली पूरी तरह से थककर जमीन पर लेट जाती है। ग्राइमी ने लिच की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी स्किल्स तो आमतौर पर तब बेहतर होती हैं जब तुम्हें ज्यादा बार मारा जाता है, सही कहा ना? क्योंकि समझो, कोई दोबारा चोट खाना नहीं चाहता। तो फिर राइली कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रही? लिच ने सिर खुजाते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि उसने अब तक किसी मैजिक अटैक का सामना ही नहीं किया है। वो पिछले पूरे घंटे से बस भाग ही रही है। ग्राइमी ने राइली को गौर से देखा। ये उनकी पहली मुलाकात के 3 दिन बाद की बात थी, लेकिन इतने कम समय में भी ग्राइमी ने राइली की पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ समझ लिया था। राइली को अपनी प्राइड पर बहुत जोर था, या कहें अपनी कमजोरियां दिखाने से वो बहुत डरती थी। उसके लिए असफलता का डर बहुत बड़ा था, शायद इसलिए क्योंकि वो थीव्स गिल्ड में पली बढ़ी थी, जहां किसी भी मिशन में असफल होना कोई ऑप्शन ही नहीं था। ग्राइमी सोच रहा था, शायद वो भागती है क्योंकि उसे असफलता का डर है। क्या उसे ऐसा लगता है कि उसके पास बस भागने के अलावा कोई और चारा नहीं है? राइली ने उसकी बात सुन ली और जल्दी से जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए भागी क्योंकि सच कहूं तो मैजिक से चोट लगना काफी दर्द देता है। ग्राइमी हैरानी से पलकें झपकाता है, ठीक कहा, लगता है मैं इस आसान सी बात को नजरअंदाज कर गया। क्योंकि राइली को डिस्पेल स्पेल के बेसिक्स का कोई आइडिया नहीं था। ग्राइमी ने उसके पास जाकर उसे सिखाना शुरू किया, कैसे ओपोनेंट की कास्टिंग का पता लगाना है, स्पेल के सोर्स को ट्रेस करना है और उसकी मैजिकल फॉर्मूला को एनालाइज करना है। ग्राइमी ने समझाया, तुम अभी स्पेल के हर छोटे स्टेप को नहीं जानती हो, है ना? लेकिन तुम्हें पता है, मैंने पहले ही तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है जो जरूरी है। राइली ने सोचा और समझा कि ग्राइमी ने उसे पहले ही पाथ फाइंडिंग और टेलीपैथी सिखाया हुआ है। उसने ठान लिया कि वो खुद अपने तरीके से इस स्पेल को सीख कर रहेगी। सबसे पहले उसने पाथ फाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करके माना सर्किट को डिटेक्ट किया। अपने मेजर्स को नेविगेट करने के पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उसने स्पेल के फ्लो को समझना शुरू किया। ग्राइमी ने टेलीपैथी के जरिए उसे गाइड किया, सटल हिंट्स और मोटिवेशन दिया जो सिर्फ राइली ही सुन सकती थी। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद राइली ने मैजिक डिस्पेल करना सीख लिया। ग्राइमी मुस्कुराते हुए बोला, शानदार काम किया। राइली ने पूछा, मुझे ये करने में कितना वक्त लगा? ग्राइमी ने जवाब दिया, 4 घंटे। राइली ने जल्दी से हिसाब लगाया और कहा, तो बाहर के वक्त में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा, है ना? ग्राइमी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, 4 घंटे बाहर का वक्त है। तुमने इस स्पेस में लो माना स्फीयर पर 16 घंटे लगाए हैं। राइली की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। अब मुझे लगता है कि मैं इसे समझ गई हूं। ट्रेनिंग के दौरान समय बड़ी तेजी से बीता। मौसम एक एक करके बदलते गए। सितंबर का ठंडा ऑटम एयर आने वाले 5 ग्रेट मैजिक टावर सिलेक्शन एग्जाम का संकेत दे रहा था। पिछले 6 महीनों में, जो उनके एनहांस्ड ट्रेनिंग स्पेस में 2 साल के बराबर थे, राइली ने बिना एक भी गलती के डिस्पेल स्पेल में महारत हासिल कर ली थी। उनकी सख्त ट्रेनिंग आखिरकार खत्म हो गई। ग्राइमी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अगर इसी स्पीड से काम करती रहो तो तुम एक मिड लेवल मैच को भी आसानी से संभाल सकती हो। दिन खत्म करके जब वो डिनर के लिए तैयार हो रहे थे, तो अचानक लिच के कपड़ों से एक कागज बाहर उड़कर गिरा। राइली ने तुरंत उसे देखा। वो कागज लिच की वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान था। वॉल्यूम 12। स्टेप 1, एक डेथ नाइट क्रिएट करें। स्टेप 2, सिंथेसाइज अ चाइमेरा केपेबल ऑफ यूजिंग मैजिक। कुछ समय के लिए ग्राइमी और राइली दोनों ने चुपचाप उस कागज को देखा। फिर उनकी नजर लिच पर पड़ी, जो उतने ही सदमे में था जितने वो दोनों। ग्राइमी ने लिच का सामना किया। ये क्या बकवास है? क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बना रहे थे? लिच ने हिचकिचाते हुए बहाना बनाने की कोशिश की। ग्राइमी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पूरी तरह पागल हो। क्या तुम पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे? आखिरकार लिच ने सच कबूल किया। हाँ, मैं दुनिया पर कब्जा करने की सोच रहा था, लेकिन मेरा बस इतना प्लान था कि पूर्वी किनारे के एक छोटे से शहर को अपने साम्राज्य में बदल लूं। अब खुश हो? मेरी काबिलियत का लिच
थोड़ी सी अम्बिशन रख सकता है ना? ग्राइमी चिंतित हो गया। ये बंदा जल्दी ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नहीं, क्या ये पहले ही मुसीबत खड़ी नहीं कर चुका? लिच ने आंख मारी। मैंने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, सच में। लिच के वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान का खुलासा होने के आसपास ही एम्पायर के उत्तरी हिस्से में एक और साजिश रची जा रही थी। उत्तर में विल्हेम शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक लड़की अकेली चलते हुए दिखाई दी। एक डाकू ने कहा, बॉस, उस लड़की के कपड़े काफी महंगे लग रहे हैं। और उसे देखो, बिल्कुल बेपरवाह, कोई सावधानी नहीं, पूरी तरह से डिफेंसलेस। दूसरे डाकू ने तीर लगाया और कहा, ऐसी जगह अकेले चलना नहीं चाहिए, और तीर छोड़ दिया। तीर उसकी पीठ में लगा और वो सफेद बर्फ पर गिर पड़ी। डाकुओं ने उसके शरीर के पास दौड़ लगाई और उसके महंगे सामान को लूटने लगे। अपनी मिल्कियत से खुश उनमें से एक ठहर गया, डर के मारे कांपते हुए आगे इशारा किया, बॉस, उधर देखो। उनके सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। डाकुओं ने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़े शरीर को देखा, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। सामान भी गायब हो चुका था। समझते हुए कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक मेज थी, बॉस ने अपनी टीम को आदेश दिया, तलवारें निकालो, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे पास मौका है। लेकिन उनके ग्रुप में पैनिक फैल गया, क्योंकि लड़की की विकृत मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो बस एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है। बॉस ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसकी दोनों हाथ कट चुके थे। दर्द और आंसुओं से कांपते हुए उसने लड़की की ओर देखा, जिसने उसके चेहरे पर उंगली रखकर ठंडे स्वर में कहा, अगर किसी मेज से टकराओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? कुछ घंटे बाद एक बूढ़ा आदमी घटनास्थल पर पहुंचा। डाकुओं की लाशें देखते हुए उसने कहा, यह किसी मेज का काम लगता है। ऐसा लगता है जैसे यहां डाकुओं के खिलाफ लड़ाई हुई हो, या शायद इसे वन साइडेड नरसंहार कहना ज्यादा सही होगा। उसके साथ खड़े गाड़ी के ड्राइवर ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े ने जवाब दिया, इसे नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। शहर पहुंचने पर हम इसे गार्ड्स को रिपोर्ट कर देंगे। जब तक मैं यहां हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह बूढ़ा आदमी भी एक मेज था। जैसे ही वो वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, उसका ध्यान एक ओर गया। उसने देखा कि एक लड़की गाड़ी में उसके सामने बैठी हुई है। उसने पूछा, तुम्हारा विल्हेम आने का मकसद क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैं 5 ग्रेट मैजिक टावर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आई हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया, यह तो सीधा आत्महत्या है। क्या तुमने अभी जो नरसंहार देखा वो नहीं देखा? सिलेक्शन एग्जाम में हर तरह के मेज आते हैं, जिसमें कुछ सनकी भी होते हैं, जो इसे एक वैध मौका मानकर जान लेने का प्लान बनाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे पास खुद को बचाने की स्किल्स होनी चाहिए। इस उम्र में लोअर रैंक्स तक पहुंचना काबिले तारीफ है, लेकिन टावर्स, उनका एग्जाम तुम्हारे सोच से ज्यादा खतरनाक है। विल्हेम के किसी स्कूल में और ट्रेनिंग क्यों नहीं कर लेती? कुछ पल चुप रहने के बाद लड़की ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं आपकी सलाह की सराहना करती हूं, लेकिन यह मेरा पहले से लिया गया फैसला है। बूढ़ा चुप हो गया, फिर भारी सांस लेते हुए उदासी से सोचा, ऐसा लगता है कि एक और होनहार उम्मीदवार इस साल जल्दी मर जाएगा। ग्राइमी बड़बड़ाया, इस बूढ़े आदमी की दखलंदाजी का क्या मतलब है? कुछ समय बाद वे शहर पहुंच गए। राइली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह पहली बार था जब उसने इतना एडवांस शहर देखा। विल्हेम, बर्फ से ढका हुआ एक ठंडा शहर जहां पूरे साल बर्फबारी होती थी, और यह मैजिकल इंजीनियरिंग का केंद्र था। तभी एक धमाका हुआ, जिससे पूरी हवा गूंज उठी। लगता है रॉय का एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया, पास से किसी ने चिल्लाया। ग्राइमी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह पहले भी यहां आ चुका था, और हालांकि विल्हेम का रूप बदल चुका था, लेकिन उसका माहौल वैसा ही था। वह राइली की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें एड्रेस मिल गया? राइली ने उलझन से देखा। बिल्कुल नहीं, ग्राइमी ने निराश होकर कहा। यह शहर इतना बदल गया है कि मैं भी अब रास्ता नहीं पहचान सकता। सिलेक्शन एग्जाम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का लोकेशन मैप पर क्यों नहीं है? राइली ने अपनी पाथ फाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने 10 संभावित जगहों का पता लगाया जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो सकती थीं।
सभी जगहें साफ सुथरी थीं और वहां पब्लिक एंट्री प्रतिबंधित थी। लेकिन एक समस्या थी। ये जगहें अकादमियों की ब्रांचेस या मिड लेवल रिसर्च लैब्स भी हो सकती थीं। ग्राइमी बड़बड़ाया, अगर पता होता तो उस बूढ़े आदमी के पीछे ही लग जाते। राइली ने आंखें घुमाईं और सोचा, यह आदमी सच में भरोसेमंद नहीं है। ग्राइमी ने सफाई दी, कौन सोच सकता था कि विल्हेम 300 सालों में इतना बदल जाएगा। जैसे ही दोनों बहस कर रहे थे, एक आदमी राइली के पास आया। तुम नई हो, है ना? उसने ग्राइमी को अनदेखा करते हुए पूछा, जो राइली का कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण सिर्फ उसे ही दिखता था। विल्हेम में नए लोगों को अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ढूंढने में परेशानी होती है, आदमी ने समझाया। ग्राइमी ने उस आदमी को गौर से देखा। यह एक नौसिखिया मेज है, ग्राइमी ने सोचा। पार्ट फाइंडिंग मैजिक यहां काम नहीं करता। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से बची हुई मैजिकल एनर्जी इसकी सटीकता को बाधित करती है। राइली ने पूछा, तो इसे ढूंढने का और कोई तरीका है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, किसी अच्छे इंसान से मदद मांगना काम कर सकता है। राइली ने ग्राइमी की ओर मुड़कर पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी मर्जी, ग्राइमी ने जवाब दिया। राइली ने आदमी की ओर देखा। ठीक है, हम आपकी मदद ले लेते हैं। आदमी ने सिर हिलाया। यंग लेडी कहां जाना चाहती है? सिलेक्शन एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, राइली ने जवाब दिया। ओह, तो तुम सिलेक्शन एग्जाम के लिए आई हो? इंप्रेसिव, खासकर तुम्हारी उम्र में। मैं तो अब भी खुद को क्वालिफाई करने से काफी दूर हूं। चलते हुए आदमी ने समझाया, विल्हेम एक बड़ा शहर है जिसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। इसलिए विल्हेम ऑर्गेनाइजेशन अलायंस की स्थापना की गई ताकि मिड लेवल मैजिक टावर्स को मैनेज किया जा सके। कुछ देर चलने के बाद राइली ने पूछा, और कितनी देर लगेगी? आदमी मुस्कुराया, यहां से करीब 15 मिनट और। राइली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। मैं उस स्पेल की बात कर रही हूं जिसे तुमने मुझ पर डालने की कोशिश की है। आदमी हैरान होकर बोला, तुमने यह कब नोटिस किया? राइली ने शांत स्वर में जवाब दिया, शुरू से ही। जब से हम मिले, तुमने कुछ खास शब्दों पर अजीब जोर देना शुरू कर दिया था। तुम अपने शब्दों को जादू से भरने के लिए अजीब इंटोनेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना? आदमी ने शैतानी मुस्कान के साथ जोर से हंसना शुरू कर दिया। यह सब जानने के बावजूद तुमने मेरा पीछा किया? हां, राइली ने जवाब दिया। ग्राइमी ने अपने विचार में टोका, इस आदमी ने जो स्पेल डाला वह पैरालिसिस से संबंधित था। अगर यह सफल हो जाता तो राइली पूरी तरह से जाम हो जाती और फिर उसे किसी ब्लैक मैजिशियन या अवैध गुलाम व्यापारी को बेच दिया जाता। यह विल्हेम में एक आम घटना है। शिकार अक्सर राइली जैसे युवा ही होते हैं। यह जानते हुए भी राइली ने उसका पीछा क्यों किया, इसका कारण तब साफ हो गया जब उसने कहा, तुम ऐसे इंसान नहीं लगते जो मुझे चोट पहुंचा सके। आदमी का चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। तुम इतनी छोटी उम्र में लोअर रैंक्स के एंट्री लेवल तक पहुंच गई हो, इसलिए तुम्हारा यह घमंड बढ़ गया है। आज मैं इस घमंडी छोटी मेज को एक दर्दनाक सबक सिखाऊंगा। लोअर रैंक्स में भी क्या तुमने नहीं सीखा कि स्किल्स में अंतर आसमान और जमीन जितना हो सकता है? ग्राइमी खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, हां, राइली आसमान है और तुम जमीन हो। हालांकि आदमी ग्राइमी को सुन नहीं सकता था। राइली ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहला किडनैपिंग टारगेट हूं? आदमी ने तिरस्कार के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई मेरी मुस्कान का शिकार हो जाता है। खैर, मैं थोड़ा हैंडसम हूं। यह सुनकर राइली और ग्राइमी दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ग्राइमी बड़बड़ाया, कोई अपनी खूबसूरती को इतना गलत कैसे समझ सकता है? और उसने आदमी को बीच की उंगली दिखाई। राइली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम तो गे हो। यह बात सुनकर आदमी गुस्से से लाल हो गया। वह गरजते हुए बोला और एक अनोखी स्किल का इस्तेमाल करते हुए आग का भाला कॉन्जर कर लिया। ग्राइमी ने उसकी टेक्निक को देखते हुए कहा, यह आदमी लोअर रैंक का नौसिखिया होने के बावजूद इसका कंट्रोल काफी अच्छा है। आदमी ने आग के भाले के साथ राइली पर हमला किया। ग्राइमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट है। जैसे ही आदमी ने भाला राइली की तरफ फेंका, उसने शांति से प्रतिक्रिया दी। लिच के साथ ट्रेनिंग के कारण राइली की डायनेमिक विजन इंसानों से कहीं बेहतर हो चुकी थी। अपने दिमाग में जादू चैनल करते हुए वह किसी भी मैजिक फॉर्मूला को आसानी से एनालाइज कर सकती थी। अपने हाथ की एक हल्की मूवमेंट से उसने डिस्पेल का इस्तेमाल किया और हवा में ही आग के भाले को खत्म कर दिया।
भाला बिना किसी नुकसान के गायब हो गया। आदमी सदमे में जम गया। ये आखिर क्या ट्रिक थी? राइली ने हल्की मुस्कान दी। यही तो वह अंतर है जो तुमने आसमान और जमीन के बारे में कहा था। फिर उसने अपनी हथेली में चमकता हुआ गोला बनाया, जो शुद्ध जादू की शक्ति का केंद्र था। एक तेज मूवमेंट के साथ उसने उस आदमी की तरफ गोला फेंका। गोला अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, तुरंत उसे लगा और उसे बेहोश कर दिया। राइली ने आदमी को देखा और सोचते हुए कहा, इसके कारण मुझे एक महत्वपूर्ण सबक मिला। फिर वह बेहोश आदमी के पास गई और तुम्हें एक सलाह देती हूं। सिर्फ जादू में कुशल होना हर समस्या का हल नहीं है। खास तौर पर कॉम्बैट में परिणाम कैरेक्टरिस्टिक्स और टैलेंट पर निर्भर कर सकते हैं। जब उसने देखा कि आदमी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो उसने ग्राइमी से पूछा, क्या वह मर गया है? ग्राइमी की आंखें डर से फैल गईं। क्या हमने उसे मार डाला? वह घबराकर इधर उधर घूमने लगा। हम यहां प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आए थे और इसे इस तरह खत्म करना सही नहीं है। उसकी हताश अपील के बावजूद आदमी में कोई हरकत नहीं दिख रही थी। अब आपकी बारी। लिच के मास्टर प्लान के बारे में आपकी क्या राय है? हमें बताएं और इस रोमांचक रीइंकार्नेशन सीरीज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।